जय हिंद। चलिए आज हम लोग 35 नंबर सेट कम्प्लीटली देखेंगे। इससे पहले 34 आपको करा चुके हैं। अगर आप नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। जैसे कि आपको पता है इसमें आपको कम्प्लीटली 50 प्रश्न आता है, जिसमें से जीके भी रहता है, आपका साइंस भी रहता है और 10 आपको करंट अफेयर भी देखने को मिलेगा। तो कम्प्लीटली मतलब आपको यह रहता है किसी भी एग्जाम वगैरह के लिए हेल्पफुल रहता है। यह खान सर और उनके टीम के द्वारा तैयार किया हुआ रहता है प्रश्न। चलिए बिना समय को गए हुए हम लोग सीधे क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। पहला हम लोग का प्रश्न है। इस पर क्या करना है कि मतलब कथन को सही को पहचान करना है। तो चलिए प्रश्न देखते हैं। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो कि बैरन द्वीप पर जो कि बैरन है, तो यह क्या है कि आपका सही है। मतलब क्योंकि इसी पर है ज्वालामुखी पर, यह एक वनस्पति विहीन है। गलत है, क्योंकि यह वनस्पति विहीन नहीं बल्कि इस पर वनस्पति पाई जाती है, क्योंकि जो भी सक्रिय होते हैं उस पर वनस्पति आपको मिलता है। यह ज्वालामुखीय द्वीप जो कि अंडमान द्वीप पर स्थित है, बात सही है, उत्तरी अंडमान पर स्थित है। तो इस तरह से आपका 1 और 3 आपको क्या हो जाता है कि सही हो जाता है। ये इसका 1 का आपका आंसर सी होगा। चलिए 2 नंबर है, यहाँ पे पर्वत चोटी है और उसका अवस्थिति है, उससे मिलान करना है कि कौन सा सही है। तो कामेत हो गया, तो ये तो उत्तराखंड वाला पड़ता है, यानी कि इस तरह से आपका 1 नंबर आपका गलत है। जबकि हरदेवल कुमायूं वाला क्षेत्र में पड़ता है चोटी, तो ये आपका सही है। उसी तरह से ये आपका क्या है कि चौखंबा जो है कि गढ़वाल वाला क्षेत्र में, ये भी आपका सही है। जबकि मासर बुड़ुम जास्कर में नहीं पड़ता है, बल्कि यह आपको कहाँ पे पड़ता है, तो यह काराकोरम श्रेणी में पड़ता है। इस तरह से अगर आप देखेंगे इसमें भी युग्म सम्मिलित वाला में से, तो आपको क्या हो जाएगा कि 2 और 3 ही आपका सही है। तो इस तरह से अगर आप 2 का देखेंगे तो यहाँ पे 2 का आंसर आपका सी हो जाता है। चलिए 3 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। यहाँ पे मानसून से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान मतलब मौसमी दशाओं के संदर्भ लिखित कथन पे यहाँ पे विचार करना है। और कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है, तो यहाँ पे सावधानी पूर्वक देखना होगा कि सही नहीं है। तो चलिए पहला देखते हैं हम लोग का ऑप्शन। इसके आगमन के दौरान IT-CT उत्तर की ओर स्थानांतरित यानी कि शिफ्ट हो जाती है। जो पश्चिमी जेट स्ट्रीम भारतीय क्षेत्र से प्रत्यावर्तित हो जाती है, यानी कि दक्षिण पश्चिम मानसून आते ही आपका जेट स्ट्रीम आपको चला जाता है, समाप्त हो जाता है। तो ये आपका सही हो गया। जबकि दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान आर्द्र वायु प्रवाह सागरीय उष्णकटिबंधीय वायु राशि के माध्यम से नहीं आती है, वो गलत है, क्योंकि वहाँ आपको अरब सागर और बंगाल की खाड़ी उससे तो आपको आर्द्र होकर आती ही है। तो इस तरह से आपका गलत है ऑप्शन। पश्चिमी जेट स्ट्रीम भारतीय उपमहाद्वीप में उष्णकटिबंधीय अवदाबों को बढ़ावा देती है, तो नहीं, ये आपका बढ़ावा नहीं देती है, क्योंकि ये दक्षिण भारत के रिलेटेड हो गया। इस तरह से आपका देखेंगे तो ये 3 नंबर भी आपका गलत है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो आपका सिर्फ 1 ही सही है। जो इसमें से कहा गया कौन सा सही नहीं है, तो यानी कि आपको 2 और 3 आपको क्या है कि सही नहीं है। इस तरह से आपका 3 का भी आंसर आपका सी हो जाता है। चलिए चौथा नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। सदाबहार वन मतलब कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, और यहाँ पे भी सही का पहचान करना है। तो सही पहचान करने में जैसे देखिए पहला ऑप्शन कह रहा है कि पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पर पाया जाता है। नहीं, पूर्वी ढाल पर नहीं पाया जाता है, बल्कि मतलब पश्चिमी वाला ढाल पे पाया जाता है। इस तरह से आपका यह गलत हो गया, क्योंकि ये जो होता है मतलब पश्चिमी घाट इसके ये वाला क्षेत्र में हो गया, तो ये पश्चिम वाला ही हो गया। तो ये पश्चिमी घाट का पश्चिम की ओर पाया जाता है, जबकि पूरब की तरफ होता है आर्द्र पतझड़ आपको 1 देखने को मिलता है। तो इस तरह से याद रखेगा, यह आपका क्या होगा कि आपका गलत हो गया। जबकि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं सदाबहार, यानी कि ये आपका सही है। अरावली पर्वत वाला श्रृंखला में पाई जाती है, तो ये गलत हो गया। उधर वाला क्षेत्र में नहीं पाए जाते, उधर तक कटीला 1 पाए जाते हैं। जबकि उत्तर पूर्वी वाला क्षेत्र है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट में पाए जाते हैं, यानी कि आपका ये 4 नंबर सही है। इस तरह से इस कूट का प्रयोग करते हुए यहाँ देखेंगे तो आपका 2 और 4 कौन सा है कि आंसर आपका सही है। तो आपका 4 का क्या हो जाता है कि सी आंसर आपका सही है। तो चलिए अगला हम लोग ये 5वां नंबर प्रश्न की ओर हम लोग देखते हैं। हाइड्रोजन मतलब जो विजन 2025 है किससे संबंधित है, तो पेट्रोलियम के उत्पादन के भंडार से संबंधित है। तो ये आपका सही हो जाता है। चलिए 6ठा नंबर प्रश्न कर रहा है कि सेतु समुद्रम परियोजना में नौ परिवहन नहर की लंबाई कितनी है। तो याद रखिएगा 167 किलोमीटर है, जो कि आपको पता है ये दक्षिण भारत में यहाँ श्रीलंका के पास में है, जो कि आदम ब्रिज है, और यहीं के आसपास से निकालने का यह सेतु समुद्र का परियोजना है। तो उसी की तरह 167 किलोमीटर की यह दूरी का मतलब बनाया जा रहा है। चलिए 7 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, और 7वां नंबर प्रश्न भी यहाँ से कौन सा सही है इसमें से देखना है कथन में से। तो चलिए पहला कहता है कि गीजर अथवा गर्म जल स्रोत पर अक्षांश व जलवायु का प्रभाव पड़ता है, तो गलत बात है, इस पर प्रभाव कोई तरह का नहीं पड़ता है। और ये आपको देखिएगा तो येलोस्टोन पार्क जो कि उत्तर अमेरिका का है, वहाँ पे देखने को मिलता है। चलिए दूसरा नंबर कहता है कि केवल दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका में गीजर का अभाव पाया जाता है, तो ये बात सही है। दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका वाला क्षेत्र में आपको गीजर नहीं मतलब देखने को मिलेगा। गीजर यानी कि वही गेसर हो गया, यानी कि गर्म पानी समय समय के अनुसार यह उत्पन्न
होते रहता है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो इसमें से केवल 2 आपका क्या है कि आपका सही है। तो 7 का आपका बी है, आपका आंसर सही हो जाता है। चलिए 8वां नंबर प्रश्न देखते हैं कि मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और ऐसी मेरी यह सबसे बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी, इस शांतिपूर्ण निधन के लिए इसके सहायक बनो। यह किस व्यक्ति के द्वारा कहा गया है? तो याद रखिएगा वो आपको लॉर्ड कर्जन ने ही आपको कहा हुआ था। और लॉर्ड कर्जन का मुख्य सबसे बड़ा चीज़ था इसका बंगाल का विभाजन करना। इसके अलावा विश्वविद्यालय आयोग भी बनाया था, पुरातत्व संरक्षण विभाग भी बनाया गया था और सिंचाई आयोग भी आपको लॉर्ड कर्जन से ही आपको जुड़ा हुआ है। इसके अलावा जैसे देख ले लॉर्ड लिटन, तो लॉर्ड लिटन में जैसे कि इसने प्रेस पर मतलब सबसे प्रतिबंध इसने लगाया हुआ था, हालांकि हटाया था लॉर्ड रिपन ने। और लॉर्ड डॉफिन के समय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था। और ये आपको लॉर्ड मिंटो यानी कि ये आपका हो गया मार्लो मिंटो यानी कि 1909 के पृथक निर्वाचन क्षेत्र वाला। इस तरह से ये भी क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे आपको रिकॉल कराते चलेंगे। तो चलिए 9 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। 9 नंबर का प्रश्न कहता है कि इनमें से किस गवर्नर ने सबसे पहले पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने व उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल किया गया था? तो वही मार्लो मिंटो सुधारी हो गया 1909 वाला। इसका 9 का आपका डी नंबर आंसर हो जाता है। बाकी आप ये सब लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय हो गया। तो आपको दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था जिसमें बंगाल विभाजन भी रद्द हुआ। इसके अलावा मतलब राजधानी कोलकाता से हटा करके दिल्ली मतलब करने की घोषणा भी किया गया। साथ ही साथ बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार को अलग किया गया, उसमें उड़ीसा भी सम्मिलित था। चलिए 10 नंबर प्रश्न है यहाँ पे फिर आपको आ गया है कूट का, जो कि एक सही सुमिलित नहीं है। तो पिट्स इंडिया एक 1784 में आया था वारेन हेस्टिंगस के समय, तो ये आपका सही है। उसी तरह से डॉक्ट्रिन्स ऑफ लाइफ यानी कि राज्य हड़प की नीति लॉर्ड डलहौजी 1853, ये भी आपका सही है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, तो ये लॉर्ड कर्जन के समय नहीं हुआ था, जबकि लॉर्ड मिंटो के समय में ये देखने को आपको मिलता है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो यह सी नंबर आपका इसका 10 का, जो कि मिलान गलत है। और 11 नंबर प्रश्न हम लोग का यहाँ पे भी क्या क्या कौन सा सुमिलित नहीं है? तो मिलान करना है। जैसे ठगी प्रथा का दमन किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक, तो ये आपका सही है। उसी तरह से इल्बर्ट बिल का आया था तो लॉर्ड रिपन के समय में, ये भी आपका सही है मिलान। रिंग फेंस की नीति यानी कि सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति वारेन हेस्टिंगस, ये भी आपका सही है। जबकि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो लाया गया था लॉर्ड मिंटो के समय, जो कि कर्जन दिया हो गया है, जो कि इस तरह से आपका यह 11 का डी नंबर आपको आंसर आपको क्या है कि गलत है। चलिए उसी तरह 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली को स्थानांतरण किसके काल में किया गया था? तो जैसा आपने हमको बताया 1912 में दिल्ली दरबार हुआ था, तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय ही किया गया था। तो स्थानांतरित करने की घोषणा 11 में ही किया गया था। 12 दिसंबर याद रखिए कहिया हुआ था, तो आपको 12 दिसंबर जो हुआ था 1911 को यह किया गया था, घोषणा हुआ, और जबकि 12 में पूर्ण रूप से राजधानी बन गई थी। तो ये आपको यहाँ से याद रखना होगा। बाकी यहाँ पे मतलब देख लीजिए, तो लॉर्ड मिंटो वगैरह ये सब चीज़ आपको रिकॉल करा दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपको हम लोग का यहाँ पे 13 नंबर जो प्रश्न कहता है, यहाँ पे भी हम लोग का कूट एक दूसरे से क्या करना है कि मिलान करना है। तो मिलान में जैसे चूक का सिद्धांत यानी कि हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैब 1853 में किससे संबंधित है? यानी कि लॉर्ड डलहौजी से, यानी कि ए का 3 से मिलान सही है। इस तरह से देखिए बी और सी में भी ए और 3 मिल रहा है। इस तरह से बंगाल का विभाजन 1905 में किया गया था, तो लॉर्ड कर्जन के लिए, इसलिए इससे 2 का मतलब क्या हो गया 1 के साथ, यानी कि बी का 1। तो इसमें भी आपका 1 है, इसमें भी है 1। उसी तरह से बंगाल में दोहरी शासन जो कि 1765 में हो, तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, तो यानी कि सी का आपका 2। इस तरह से अगर आप देखेंगे तो 13 का आपका सी हो जाता है। जबकि सामाजिक सुधार लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय, यानी कि सती प्रथा की बात कर रहा है 1929 में। तो इस तरह से अगर आप मिलान हो गया तो आपका सी नंबर आपका 13 का हो जाता है। चलिए 14 नंबर प्रश्न कहता है कौन सा पदार्थ है एक क्या है कि यौगिक है? यौगिक यानी कि 2 अधिक तत्वों से मिलने से बनता है। तो इस तरह से एक निश्चित अनुपात में, तो देख लीजिए वायु क्या है कि मिश्रण हो गया, दूध भी एक मिश्रण है, चाय भी आपको मिश्रण ही है। लेकिन शर्करा जो है चीनी कहते हैं इसको हम लोग सुक्रोज, तो ये आपको क्या है कि यौगिक है, क्योंकि यह आपको कि मतलब किससे बनकर बना हुआ है? तो देख लीजिए जैसे कि आपको शर्करा की बात करेंगे तो C6 होता है, सॉरी शर्करा यानी कि चीनी है, यानी कि C12 और H22 हो गया, और O क्या हो गया आपका 11। ये आपका फॉर्मूला एक निश्चित अनुपात में आपको मिल करके यह बनता है। चलिए 15 नंबर हम लोग प्रश्न की ओर आते हैं। 15 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किस स्थिति में भौतिक और रासायनिक दोनों तरह के परिवर्तन देखने को आपको मिलता है? तो मोमबत्ती का जलना, तो जलना तो रासायनिक परिवर्तन हो गया, लेकिन मोमबत्ती का पिघलना याद रखिएगा वो आपको भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। बाकी जिस तरह से पानी का जमना आती है भाई भौतिक हो गया, खाना का मतलब पकाना, तो
क्या है, दोनों परिवर्तन इसमें सम्मिलित है। तो हाँ, दोनों तरह का बात किया जा रहा है। तो इस तरह से आपको मोमबत्ती में दोनों तरह को देखने को मिलेगा। जबकि पानी का जमना ये तो भौतिक हो गया, खाना का पकना ये सिर्फ रासायनिक हो गया, लोहे में जंग लगना ये भी सिर्फ आपको रासायनिक ही है। तो इस तरह से आपका 15 का देखेंगे तो आपका ए नंबर आपका आंसर सही हो जाता है। चलिए 16 नंबर, कौन सी ऑक्सीकरण अभिक्रिया इसमें से नहीं है। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया की बात किया जा रहा है, यानी कि जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है उसमें ही ऑक्सीकरण की घटना देखने को मिलता है। तो लोहे पर जंग लगना, तो इस तरह से यह रासायनिक अभिक्रिया हो गया। लेकिन सोडा बोतल का क्या है, अभिक्रिया नहीं है, यानी कि इसमें से 3 तो है लेकिन एक इसमें से नहीं है। तो याद रखिएगा, जैसे कि लोहा का जंग लगना ये रासायनिक अभिक्रिया यानी कि ऑक्सीकरण है। विकृति गंधित यानी कि रेंसिडिटी, यानी कि खाना वगैरह बासी हो जाता है, यानी कि यानी खट्टापन हो जाता है, तो ये भी रासायनिक है, ये भी ऑक्सीकरण की अभिक्रिया। दहन भी एक ऑक्सीकरण की अभिक्रिया। लेकिन सोडा बोतल का खोलना ये क्या है कि एक भौतिक अभिक्रिया, यानी कि ये ऑक्सीकरण की घटना नहीं है। 16 का आपका बी नंबर आंसर हो जाता है। क्योंकि सोडा बोतल में क्या होता है कि आप जानते हैं कि CO2 रहता है और उसमें क्या होता है कि जल रहता है, इस तरह से H2 है। इस तरह से आपको मिलकर क्या बनाता है, कार्बोनिक अम्ल का यह निर्माण कर देता है। तो चलिए इस अगला प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। पर 17 नंबर प्रश्न कहता है, यहाँ पे ध्यान से देखने वाला है कि किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी जाती है, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो यहाँ मतलब न्यूमेरिकल नहीं है बल्कि समझ के ही निकालने वाला ये प्रश्न है। क्योंकि इस तरह से अगर आप देखेंगे तो इस तरह से यह P हो गया और ये उसका फोकस हो गया और ये दुगना यानी कि दूसरा फोकस हो गया, और ये आपको एक फोकस डैश और ये वाला ले लीजिए तो ये मतलब 2F डैश हो गया। तो यहाँ पे देखिए पहले ही आपको सवाल में ही आपका आंसर छिपा हुआ है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, यानी कि ये आपका 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला हो गया। सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पे यानी कि 10, यानी कि फोकस के अंदर ही आपको क्या किया जाए कि वस्तु को रखा जाता है। तो ये 5वां नंबर स्थिति होता है जब फोकस के अंदर ही रखा जाता है। तो वैसी स्थिति में प्रतिबिंब अगर आप देखेंगे तो आभासी बनता है और आवर्धित बनता है। आवर्धित मतलब क्या होता है कि बड़ा साइज का बनता है। इस तरह से अगर आप देखेंगे तो 17 का आपका बी नंबर आंसर सही हो जाता है। चलिए 18 नंबर प्रश्न देखते हैं, अपवर्तन से संबंधित है। अपवर्तन होने पर प्रकाश की किरण के वेग में परिवर्तन होता है। इस संदर्भ में कथन से कौन सा एक सही है, यानी कि 3 इसमें से आपको श्योर गलत ही होगा। तो प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में गमन करने पर क्या होता है कि वेग बढ़ता है, बढ़ता नहीं है बल्कि यह क्या मतलब होता है घट जाता है। विरल से सघन में जाता है तो घट जाता है। किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर वेग घटता है, घटता नहीं है बल्कि क्या हो जाता है कि बढ़ जाता है। ये भी आपका गलत है। किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में गमन करने पर वेग घट जाता है। इस तरह से अगर आप देखेंगे तो 18 का सी नंबर आपका आंसर सही हो जाता है। चलिए 19 नंबर प्रश्न देख रहे हैं कि जब कोई मतलब झूला अपनी विरामावस्था से किसी निश्चित ऊंचाई तक जाता है तो इस स्थिति में मतलब कौन सा एक परिवर्तन यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इस तरह से अगर देखेंगे तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होती है कि कम होती है, जबकि स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ये वो वाला स्थिति की आपका बात कर रहा है। जिस तरह से अगर आप देखेंगे तो ये इस तरह से होता है, ये झोलम अधिकतम या ऊंचाई पर जाता है यहाँ पे, तो देखेंगे तो यही अधिकतम जो ऊंचाई पे गया। तो इस तरह से क्या होता है, गतिज ऊर्जा तो घटते जाता है लेकिन स्थिति ऊर्जा महत्तम होता है। तो इस तरह से आपको यही आपका स्थिति के बारे में यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है। तो चलिए 19 नंबर प्रश्न हम लोग का कंप्लीट हो जाता है। चलिए 19 उसके बाद अब 20 नंबर हम लोग प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। बारूद बनाने में निम्नलिखित में से कौन सा एक इस्तेमाल किया जाता है। तो याद रखिए वो बारूद में आपका पोटेशियम नाइट्रेट का, क्योंकि यह सल्फर, या देखिएगा सल्फर उसके अलावा सोरा यानी कि मतलब पोटेशियम नाइट्रेट ही होता है, यानी कि KNO3 और उसके अलावा प्लस में क्या होता है कि चारकोल रहता है। ये 3 चीज़ों का ही मिश्रण रहता है बारूद। इस तरह से आपको देखेंगे तो इस तरह से आपका पोटेशियम नाइट्रेट यानी जिन्हें हम लोग सोरा के नाम से जानते हैं यही इस्तेमाल किया जाता है। चलिए 21 नंबर प्रश्न हम लोग का बोल रहा है कि झंडा के लहराने का कारण क्या है। कि खंबे के शीर्ष पर क्या होता है कि वायुमंडलीय दाब यानी कि कम होता है, जबकि तली में वायुमंडलीय दाब ज़्यादा होता है, यानी कि दोनों में अंतर देखने को मिलता है। इसीलिए क्या होता है कि झंडा फहरता है और यह बर्नौली के सिद्धांत पे आपको कार्य करता है। 22 नंबर कहता है रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थों को ताज़ा रखने के लिए सर्वाधिक मतलब क्या होता है तापमान अच्छा माना जाता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पे उसको रखा जाता है। चलिए यहाँ पे उसके अलावा यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा एक मिश्रण नहीं है। तो वायु क्या हो गया, इस तरह से यह मिश्रण ही है। इसके अलावा अगर बात करेंगे गैसोलीन तो यह पेट्रोल और क्या है एथेनॉल का मिश्रण है, तो ये आपका गलत है। LPG भी एक तरह से आपका मिश्रण है, लेकिन आशुद्ध जो जल है यह एक यौगिक है। आशुद्ध जल यानी कि शुद्ध जल जिसको कहा जाता है डिस्टिल वाटर यानी कि H2O। तो इस तरह से अगर आपको देखेंगे तो 23 का आपका डी नंबर आंसर सही हो जाता है।
चलिए यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न चूंकि कट गया है, हालांकि फिर भी आपको 1 नंबर आपको बताते हैं। राज्यसभा से जुड़ा हुआ था, विचार करना था कि कौन सा कथन इसमें से सही है। तो उसमें से था कि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, यह विघटन नहीं होता है और प्रत्येक मतलब कितना होता है 2 साल पर 1/3 सदस्य का चुनाव किया जाता है, यानी कि ये आपका 1 नंबर आपका ऑप्शन सही है। उसी तरह से दूसरा जो कह रहा है कि मतलब संविधान निर्माण करते समय राज्यसभा सदस्यों का पद अवधि 6 वर्ष निर्धारित की गई थी, तो बात सही है। और आज भी उतना ही आपका 6 वर्ष ही है सदस्यों का, याद रखिएगा सदस्य का 6 वर्ष आपको रखा गया है। पहले बैच में सेवानिवृत्ति के लिए सदस्यों का चयन लॉटरी के आधार पर हुआ था, तो ये भी आपका सही है। इस तरह से अगर आप जोखेंगे तो आपको 24 का डी नंबर आपका आंसर सही हो जाता है, तीनों तरह का है। और इस तरह से 24 कंप्लीट हुआ। 25 नंबर प्रश्न देखते हैं कि निंदा प्रस्ताव के बारे में कथन पर सही, यहाँ पे याद रखिएगा कौन कौन से इसमें से सही है वो आपको देखना है। तो चलिए, निंदा प्रस्ताव लाने के लिए किसी कारण की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि होती है कोई ना कोई ठोस कारण आपका होना ही चाहिए। तो इस तरह से आपका 1 आपका क्या होता है कि गलत हो गया ऑप्शन। निंदा प्रस्ताव किसी एकल व्यक्ति या मंत्रियों के समूह के विरुद्ध आपको लाया जाता है, तो ये आपका क्या होगा कि यह आपका सही है। अविश्वास प्रस्ताव केवल एकल रूप से किसी मंत्री के विरुद्ध लाया जाता है, एकल नहीं बल्कि याद रखिएगा वो सामूहिक रूप से ही अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। इस तरह से अगर आप देखेंगे तो 3 नंबर आपका गलत हो गया। तो इस तरह से इसमें से सिर्फ और सिर्फ केवल क्या है आपका 2 नंबर ही आपका सही है, तो 25 का आपका सी नंबर आंसर सही हो जाता है। चलिए अब हम लोग यहाँ 26 नंबर प्रश्न की ओर देखते हैं। 26 नंबर यह आर्टिकल 20 से आपका जुड़ा हुआ है। जैसे अपराध के लिए दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण और न्यायालय के निष्पक्ष विचारण के लिए संविधान के अधिकारों का प्रविष्ट की गई। हालांकि ये क्वेश्चन रिपीटेड है, इससे पहले वाला प्रश्न में एक सेट में भी आपको आया हुआ था। तो चलिए देखते हैं कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से ज़्यादा सजा नहीं हो सकती है, तो ये आपका सही है, क्योंकि यह आर्टिकल 20 का आपको कितना 1 में आपको देखने को मिलता है। कोई भी कानून किसी ऐसे कार्य को जो उक्त कानून होने से पहले किया गया हो अपराध घोषित नहीं किया जा सकता, तो यह भी आपका सही है। यह 20 का आपको 2 में अनुच्छेद में आपको मिलेगा। किसी भी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, यह आपको 20 के 3 में है। इस तरह से आपका 26 का आपका डी नंबर आंसर सही है। चलिए 27 नंबर प्रश्न कहता है कि इस अनुच्छेद में कि कौन सा एक सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है। तो ग्राम पंचायत के लिए याद रखिएगा अनुच्छेद आपको कितना है 40 में रखा गया, जबकि 32 तो आप जानते हैं यह संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। 5 तरह के इसमें से रीट जारी होता है। और 48 आपको मतलब यहाँ रिकॉल कर लीजिए, ये कृषि और पशुपालन से आपका जुड़ा हुआ है, जबकि ये आपको अनुच्छेद जो है कि आपको 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति से संबंधित आपका है। तो चलिए ये आपका हम लोग 27 नंबर भी हम लोग अपना प्रश्न देख लिए। 28 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। इसमें से भी मिलान करना है कि कौन सा इसमें से सम्मिलित नहीं है। तो 39 का है समान न्यायिक और निःशुल्क विधिक सहायता, ये आपका सही है। 40 में ग्राम पंचायत, ये भी आपका सही है। 44 में आपको समान नागरिक संहिता यानी कि UCC, ये भी आपका सही है। यानी कि 3 तो सही हो गया, तो चौथा श्योर आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि 48 में न्यायपालिका और कार्यपालिका पृथकीकरण नहीं है, बल्कि आपको न्यायपालिका पृथकीकरण आपको 50 में और 48 में आपका कृषि और पशुपालन से आपका जुड़ा हुआ सवाल है। तो चलिए अब आप 29 नंबर आपको हम लोग प्रश्न के ऊपर आते हैं। 29 नंबर यहाँ भी प्रश्न क्या करना है कि किन किन अधिकारों से संबंधित न्यायालय में दावा नहीं किया जा सकता, यानी कि न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, या राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो कि है DPSP के बारे में आपको पूछा जा रहा है। तो चलिए यहाँ पे इसके बारे में देखते हैं। महिला और पुरुषों को समान काम हेतु समान मजदूरी देने के लिए, तो ये अब आपका DPSP का है, सही है। आर्थिक शोषण के विरुद्ध में, ये भी आपका सही है। काम की उपलब्धता के लिए, ये भी आपका सही है। 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था में देखरेख और शिक्षा की सुविधा देने से संबंधित, ये भी आपका सही है। और सुविधापूर्ण जीवन यापन के लिए, तो ये सही है। यानी कि आपको 5 के 5 कोट आपको सही है, DPSP से जुड़ा हुआ है, इसलिए उपयुक्त यह सभी आपका हो जाएगा इसका आंसर। 30 नंबर प्रश्न कहता है भारत में किस न्यायाधीश को जनहित याचिका यानी कि PIL से जनक माना जाता है। तो याद रखिएगा PN भगवती को माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न हम लोग का बोल रहा है कि 31 नंबर किस कारण से अर्थशास्त्र की समस्या उत्पन्न होती है, यानी कि अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमिक्स डाउन होती है वैसी स्थिति में। तो सामान की अधिकता, तो ये नहीं हो सकता है ये, क्योंकि उससे क्या होता है कि और क्या होता है सामान अधिक होने पर थोड़ा भाव सस्ता भी हो सकता है। संसाधन की कमी, हाँ संसाधन की आपका कमी है के कारण आपको क्या होता है कि ये सब सारी चीज़ें उत्पन्न हो जाती है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो 31 का आपका B नंबर आंसर सही हो जाता है।
चलिए 32 नंबर प्रश्न निम्नलिखित श्रमिकों में से किसे कृषक कहा जाता है? तो कृषक किसे कहा जाता है? जो दूसरों की भूमि पर क्या करता है, खेती करते हैं, उन्हें ही कृषक आपको कहा जाता है। पेट्रोल और कार के बीच मांग की प्रति लोच कैसी होती है? तो याद रखिएगा वो कैसी होती है आपको, तो नकारात्मक होती है। 34 नंबर प्रश्न कहता है उपभोक्ता अधिशेष सर्वाधिक होता है। तो याद रख सबसे ज़्यादा आपको विलासिता वाला वस्तु में आपको देखने को यह चीज़ मिलेगा। चलिए 35 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हम लोग काला बाजारी एक ऐसी मतलब स्थिति है जहां वस्तुएं क्या करती है, गुप्त रूप से बेची जाती है। नहीं, ये गुप्त रूप से नहीं, वस्तु उत्पादन द्वारा लोड की जाए, नहीं ये भी नहीं है। यानी कि एक वस्तु ऐसी होती है जिन्हें बेचने के मतलब बेचा जाता है, निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर बेच दिया जाता है, उसे ही हम लोग काला बाजारी कहा जाता है। चूँकि उसका कट गया है तो याद रखिएगा काला बाजारी से। हालांकि हमने आपको बता दिया कि आपको अधिक मूल्य पर ही ज़्यादा से ज़्यादा उसको बेचने की कोशिश होती है, उसे ही काला बाजारी कहा जाता है। चलिए यहाँ पे भी थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा कट गया है पहले से, तो यहाँ पे आपको हम बता देते कौन सा इसमें से मिलान नहीं खाता है। यानी कि 3 आपको तो मिलान सही होगा, 1 नहीं होगा। देखते हैं कौन सा क्वेश्चन कह रहा है। प्रोलैक्टिन स्तनपान कराने वाले महिला के दूध उत्पादन से, तो ये आपका सही है। कैल्सीटोनिन कैल्शियम आयन को नियंत्रित करता है, ये भी आपका सही है। ग्लूकागोन ये रक्त शर्करा के स्तर को कम करता है, कम नहीं करता, यह बढ़ा देता है, क्योंकि ये अल्फा सेल से मतलब आपको निकलता है, अग्नाशय के जो अल्फा सेल से ग्लूकागोन यह बढ़ा देता है। तो इस तरह से आपका यही देखेंगे तो आपको मिलान सी नंबर आपका गलत है। इसके अलावा मेलाटोनिन नींद बढ़ाने के लिए, क्योंकि यह पीनियल ग्रंथि से मेलाटोनिन निकलता है, यह नींद के लिए काफ़ी ज़्यादा उत्तरदायी होता है। चलिए 37 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। सेरेब्रम स्मृति प्रतिधारण होता है, तो ये आपका सही है। थैलेमस चेतना और सतर्कता के लिए, ये भी आपका सही है। हाइपोथैलेमस तापमान वगैरह के लिए, ये भी आपका सही है। लेकिन अनुमस्तिष्क अनैच्छिक गति के लिए ये आपका क्या हो जाता है कि गलत है। इस तरह से अगर आप 37 का देखेंगे तो केवल 3 जोड़ी ही आपको क्या है कि प्रश्न आपका सही है। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग देखते हैं। 38 नंबर हम लोग का सवाल कह रहा है कि इनमें कौन सा अनुवांशिक विकार नहीं है। तो ये अनुवांशिक विकार से रिलेटेड देखना है। तो कलर ब्लाइंडनेस ये तो आपको है ही, अलावा सिकल सेल एनीमिया ये भी है, अलावा डाउन सिंड्रोम ये भी होता है। लेकिन पर्ट्यूटिस जैसे काली खांसी कहा जाता है, तो ये आपको अनुवांशिक रूप में नहीं आता है। तो 38 का आपका बी नंबर आंसर आपका सही हो जाता है। चलिए 39 नंबर प्रश्न कह रहा है यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण से जुड़ा हुआ, हालांकि इससे जुड़ा हुआ से में जैसे यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा सा सहायता हो जाएगा। जैसे कि CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, इसके अलावा जल यानी कि H2O, यही आपको मिलकर क्या बनता है, आपको ग्लूकोज का निर्माण करता है। C6H12 और O6 प्लस में 6 आपको क्या होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन निकलता है। बैलेंस करते हैं 6 यहाँ पे भी 6 यहाँ पे भी, और ये 6 आपको ऑक्सीजन निकल है। चलिए अब मिलाते हैं। पानी का एक अणु का उपयोग करके ग्लूकोज का अणु का निर्माण करता है। तो याद रखेगा ग्लूकोज ये जो बन रहा है एक से नहीं बल्कि 6 मतलब आपको जल के अणु से मिलकर बन रहा है। इस तरह से आपका 1 नंबर आपका क्या हो जाता है कि गलत हो जाता है। उसी तरह से एक ग्लूकोज अणु के निर्माण में 6 कार्बन डाइऑक्साइड अणुओं की आवश्यकता होती है। तो बात सही है, एक ग्लूकोज बनने के लिए 6 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु का आवश्यकता पड़ रहा है। इस तरह से आपका देखेंगे तो बी नंबर आपका आंसर सही है। जबकि 2 ग्लूकोज अणु होते हैं, हालांकि याद रखिएगा 2 ग्लूकोज नहीं बल्कि 1 ग्लूकोज बन रहा है। तो यहाँ आपको यहीं पे आपका आंसर आपका सही, आपको बी नंबर आपको मिल जाता है 39 का। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं और अगला प्रश्न हम लोग का 40 नंबर का है क्षतिग्रस्त ऊतकों के वृद्धि और मरम्मत के संबंध में लिखित में कौन सा कथन सही है। तो याद रखिएगा इसमें केवल क्या होता है कि समसूत्री ही विभाजन आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ से आपको 10 नंबर वो आपको करंट अफेयर शुरू होता है जो कि 41 से 50 तक है। चलिए देखते हैं हम लोग। प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में लिखित है किस महिला को मतलब नियुक्त किया गया है। तो समिका क्या है रवि को आपको किया गया है। सेंट्रल बैंक मतलब सेंट्रल बैंकिंग द्वारा लंदन के सेंट्रल बैंक द्वारा क्या हुआ है गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया था। तो याद रखिए वह शक्तिकांत दास को आपको किया गया था। इसके अलावा वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के अध्यक्ष कौन मतलब रहे हैं। तो याद रखिए वह ग्रेग बार्कले हैं। तो 43 नंबर ये सवाल आपका हो जाता है। चलिए 44 नंबर हम लोग प्रश्न देखते हैं। भारत में आयोजित 18वां G20 शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी। तो वसुदेव आपका कुटुंबकम था।
45 नंबर है वैश्विक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI सम्मेलन की मेजबानी किस देश के द्वारा किया गया था? तो आपको ब्रिटेन के द्वारा किया गया था। और 46 नंबर माई लाइफ एज ए द कॉमरेड निम्नलिखित में किसकी आत्मकथा है? तो आपको याद रखेगा के शैलजा का है। अभ्यास एक था और एक वेरिन, और ये आपको किसके बीच होता है? तो भारत और मालदीव के बीच आपको होता है। किस संगठन के द्वारा प्रतिवर्ष जो होता है वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फ्रीडम जो का है होता है इंडेक्स जारी किया जाता है? तो हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा आपको यह जारी किया जाता है। चलिए 49 नंबर देखते हैं हम लोग प्रश्न। देश में रासायनिक उर्वरकों को इस्तेमाल मतलब कम करने की खेती में वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए किस योजना का? तो PM प्रणाम आपको योजना को शुरू किया गया है। और यूरोपीय यूनियन ने ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन में प्रमुख भूमिका निभाने के लिए ग्रीन हाउस उत्सर्जन कम करने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो फिट फॉर मतलब आपको 50 किए गए। इस तरह से हम देखेंगे 50 हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। और यह मतलब प्रश्न यहाँ पे, और ये आपका 35 नंबर सेट। आगे का सेट देखने के लिए हमारे चैनल्स पे बने रहे और हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों में, मतलब अपना शेयर करें और लाइक जरूर करें, अपना कमेंट जरूर बॉक्स में अपना छोड़ें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। जय